हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 7th की साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी से चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हीट ट्रांसफ़र इन नेचर। मैं पूरा चैप्टर आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ और आप जाके अपने क्लास 7 के एसएसटी और साइंस के बाकी सब चैप्टर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपके लिए सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में डाली हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओ और आपको सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। Pima and her brother Paladin reside in Gangtok. On a cold winter evening, they are sitting around a fireplace. तो दो बच्चे हैं यहाँ पे, पीमा और उसका ब्रदर पैल्डन। वो दोनों गैंगटॉक में रहते हैं और एक ठंडी विंटर नाइट है, इवनिंग है, वो फायर प्लेस मतलब आग जलाकर बैठे हैं। पैल्डन शेयर हिज एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग केरला ड्यूरिंग द विंटर वैकेशन। तो पैल्डन ने बताया कि मैं एक बार सर्दी के मौसम में ही केरला गया था और उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ही सेज दैट कंपेयर टू गैंगटॉक, विंटर इन केरला इज़ कंपैरेटिवली वार्म एंड ह्यूमिड। तो वो बताता है कि वहाँ पे जो सर्दियाँ होती हैं वो गैंगटॉक के कंपैरिजन में थोड़ी सी गर्म होती है, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी वहाँ पर नहीं पड़ती। और ह्यूमिड मतलब वहाँ की जो एटमॉस्फेयर होता है वो ह्यूमिड होता है, उसके अंदर जो है वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट होती है। आपके ये एयर के अंदर वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट होती है ना। बोथ पीमा एंड पैल्डन आर क्यूरियस अबाउट वाई सम प्लेसेस आर सो कोल्ड एंड अदर आर क्वाइट हॉट। तो ये दोनों क्यूरियस है कि ऐसा कैसे हो जाता है जब हम कुछ जगहें जो होती हैं वो ठंडी होती हैं, कुछ जगह विंटर में गर्म ही रहती हैं, ऐसा क्यों। हियरिंग देम एक्सप्रेस देयर क्यूरियोसिटी, देयर ग्रैंडफादर अ रिटायर्ड साइंस टीचर सेज। अब उनके ग्रैंडफादर उनके पास ही बैठे थे जो कि एक साइंस टीचर थे, तो उन्होंने उन्हें बताया कि ऐसा क्यों होता है। उन्होंने देखा कि बच्चे कुछ जानना चाह रहे हैं। केरला इज़ क्लोजर टू द इक्वेटर दैन सिक्किम एंड इट ऑल्सो हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विच रिजल्ट इन वार्मर एंड मोर ह्यूमिड वेदर कंडीशन। तो उन्होंने बताया जो केरला है, जब तुम गए थे वहाँ पे, तो वो एक तो समुद्र के पास है, दूसरी बात क्या है, वो इक्वेटर के पास है। अब इक्वेटर के पास होने से, इक्वेटर के पास जो होगा, जो भी एरिया इक्वेटर के पास होते हैं वो गर्म होते हैं, राइट। और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं पोल्स की तरफ, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ, वहाँ जाकर आपकी क्लाइमेट जो है वो ठंडी हो जाती है, ठीक। तो अब वो केरला जो है वो एक तो इक्वेटर के पास है, इसलिए वो गर्म रहता है। दूसरी बात, वहाँ पर समुद्र है, तो वो ह्यूमिड क्यों रहता है, क्योंकि समुद्र से कंटिन्यूसली आपका भाप जो है वो ऊपर जाती है वेपर बन के। उसकी वजह से जो एयर है उसके अंदर ऑलरेडी वाटर वेपर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे चिपचिपे वाला पसीना आता है। क्यों, अब जब हमें स्वेटिंग हो रही है तो अगर हम किसी सूरज के नीचे खड़े हैं मान लो, ठीक है, तो हम एकदम से मतलब वो स्वेट जो है जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन जब हमारी जो आसपास की एयर है उसी में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, तो वो एयर जो, तो वो उसमें ऑलरेडी वाटर वेपर है, तो हमारी स्किन से जो पसीना होता है वो इवेपोरेट नहीं हो पाता। समझ में आया। इसलिए केरला का मौसम कैसा है आपका, ह्यूमिड। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। Paladin replies, yes, we learnt in grade 6 science and social science that for us on the earth the sun is the main source of heat and light and around the equator the climate is generally hot. तो वो बोल रहे हैं कि सन जो है वो डेफिनेटली मेन सोर्स है एनर्जी का आपकी अर्थ के ऊपर, और जो भी एरियाज इक्वेटर के पास होते हैं वो गर्म रहते हैं। एज दे आर टॉकिंग, पेमा इज कीनली ऑब्जर्विंग हर ग्रैंड मदर कुकिंग थुक्पा। थुक्पा क्या होता है बेटा, एक सिक्किमीज डिश होती है, एक तरह का सूप समझ लो सिक्किम का। इन अ लार्ज मेटल पैन, पीमा आस्क वाई आर कुकिंग यूटेंसिल जनरली मेड ऑफ मेटल्स। अब उसने एक नया क्वेश्चन पूछ लिया कि कुकिंग यूटेंसिल जो है वो मेटल्स के क्यों बने होते हैं। सो पैल्डन इमीडिएटली रिस्पॉन्ड that they had studied in the chapter the world of metal and non-metal that such materials are good conductor of heat. तो खाली पैल्डन ने नहीं, आप लोगों ने भी पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है कि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर से हीट ट्रांसफ़र बहुत जल्दी हो जाता है, उसकी वजह से वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, इसीलिए हम उन्हें यूटेंसिल्स के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा खाना अच्छे से कुक हो जाए। अगर आप किसी प्लास्टिक के कंटेनर में खाना बनाएंगे तो वो प्लास्टिक का कंटेनर ही जल जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। ये देखो, ये पीमा और पैल्डन बैठे हैं, उनके ग्रैंड मदर और ग्रैंड पप्पा बैठे हैं,
और मम्मा जो है ग्रैंड मदर वो एक डिश बना रही हैं और ग्रैंड पापा उनको मज़े से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और कितनी मज़ेदार इवनिंग है उनकी, सर्दी की नाइट है ये, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डज हीट गेट ट्रांसफर टू दीज मटीरियल्स। तो बच्चा पूछे वो हीट वहाँ पे ट्रांसफ़र हुई कैसे। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू लर्न वाई सर्टेन मटीरियल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट के गुड कंडक्टर्स कैसे होते हैं कुछ मटीरियल, अब ये पढ़ेंगे। हमें मालूम है मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है, लेकिन क्यों। ना कंडक्शन ऑफ हीट, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है। दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर और एन एडल्ट। किसी टीचर को आपके साथ रहना चाहिए। टेक अ स्ट्रिप ऑफ मेटल सच एज एल्यूमिनियम और आयरन अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आप 15 सेंटीमीटर लंबी एक आयरन की स्ट्रिप ले लीजिए। अब क्या करना है, आपको ये ऐसा स्टैंड लेना है और इसके ऊपर अपनी स्ट्रिप को लगा देना है। ये देखिए लगा रखिए ना, और फिर उस स्ट्रिप के ऊपर आप वैक्स की हेल्प से 4 पिन्स लगा दो। आपके पास नॉर्मल पिन्स रहेंगी वो लगा दो। और फिर अगर आपके पास मान लो स्टैंड नहीं है तो आप 2 ईंटें ले सकते हो और उसके बीच में अपनी मेटल स्ट्रिप को रख सकते हो। ठीक है, मतलब ईंट लो और उसके ऊपर मेटल स्ट्रिप को रख दो ताकि नीचे से मेटल स्ट्रिप आपकी वो रहे खाली। अब उसके ऊपर आपने वैक्स लगानी है, उसकी हेल्प से 4 पिन लगा देनी है और उसको मार्क कर दो 1 2 3 4। और अब एक कैंडल लो, बिल्कुल कोने में रखो, जैसे यहाँ रखी हुई इन्होंने एकदम एंड ऑफ द स्ट्रिप पे, और वहाँ से उसको बर्न होने दो। सो सिक्योर, अटैच 4 पिन्स, सेकेंड पॉइंट पढ़ रही हूँ मैं, अटैच 4 पिन्स टू द स्ट्रिप विद द हेल्प ऑफ अ वैक्स सच दैट दे आर अरेंज्ड एट नियरली इक्वल डिस्टेंस। चारों पिन्स में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, मान लो 2 सेंटीमीटर ले लो। नाउ सिक्योर द स्ट्रिप टू द स्टैंड एंड लेबल द पिन्स। लेबल कर दो 1 2 3 4 एज शोन इन फिगर। इफ द स्टैंड इज नॉट अवेलेबल, प्लेस द स्ट्रिप बिटवीन द 2 bricks फॉर सपोर्ट। नाउ हीट द एंड ऑफ द स्ट्रिप दैट इज अवे फ्रॉम द स्टैंड विद द कैंडल और अ स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प रहते हैं आपकी लैब्स में जनरली, नहीं तो कैंडल की हेल्प से आप उस स्ट्रिप को हीट करना शुरू कर दो एक एंड से। What will happen to the pins? Will they remain attached to the strip or will they fall? Predict the order in which the pins will fall from the strip. Record your observation in table 7.1. अब वो ये पूछ रहे हैं कि बताओ कि जब हम उसे हीट करेंगे तो जो आपने पिन्स वहाँ पे चिपकाई हैं तो वो वहाँ पे अटैच रहेंगी या वो गिर जाएंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप एक एंड से कैंडल से उसको गर्म कर रहे हो तो जो हीट है वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, जैसे अभी हीट जो है डायरेक्टली मेटल में ऐसा नहीं होता कि तुमने यहाँ पे हीट किया तो डायरेक्टली एंड पे पहुँच गई, नहीं। सबसे पहले जो यहाँ पे आपके मेटल्स के पार्टिकल्स होंगे वो हीट करेंगे जो कि कैंडल के एकदम पास हैं। फिर वो पार्टिकल अपनी नेबर को हीट ट्रांसफ़र करेंगे, फिर वो अपने नेबर को करेंगे। इस तरह से करते करते धीरे धीरे हीट जो है ट्रांसफ़र होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ओके, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। याद कर लेना, कंडक्शन की डेफिनेशन आगे आएगी, पहले समझ लो। कंडक्शन का मतलब जब एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल में हीट जाती है, फिर तीसरे में जाती है, इस तरीके से फिर धीरे धीरे पूरी मेटल स्ट्रिप गर्म हो जाएगी। अब सबसे पहले क्योंकि कैंडल के पास सबसे पहले आपकी पिन नंबर 1 है, तो पहले हीट जो है पिन नंबर 1 पे जाएगी, वहाँ की वैक्स मेल्ट होगी और आपकी पिन नीचे गिर जाएगी। फिर वही पार्टिकल्स धीरे धीरे अपने नेबर्स को हीट देंगे, धीरे धीरे हीट ट्रांसफ़र होगी लेफ्ट साइड पे, सेकंड नंबर पे आएगी, फिर सेकंड नंबर की पिन जो है उसकी वैक्स मेल्ट होगी और वो नीचे गिर जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे हीट जो है ट्रांसफ़र होती रहेगी लेफ्ट साइड में और 4th पिन तक पहुंच जाएगी और फिर 4th पिन भी नीचे गिर जाएगी। तो ये सब होगा आराम से, राइट। तो ये कंडक्शन ऑफ हीट हो रहा है, इस तरीके से मेटल में हीट कंडक्शन होता है, एकदम से हीट धीरे धीरे जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। यू ऑब्जर्व दैट द पिन क्लोजेस्ट टू द कैंडल फ्लेम फॉल फर्स्ट, फॉलोड बाय पिन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। Why does pin 1 fall before second? Why did all the pins fall together? सारी पिन एक साथ क्यों नहीं गिर गई? From your observation, what can you infer? अपनी ऑब्जर्वेशन से तुम्हें क्या समझ में आया, तुमने क्या रिजल्ट निकाला? Do you think that heat is being transferred along the metal strip from the end that is being heated? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है उस एंड से जहाँ से हम हीट कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही। As the heat travels along the strip, and approaches the pin, the wax holding it melts and the pin falls.
धीरे धीरे जैसे हीट ट्रांसफ़र होती है तो वैक्स जो है वो गर्म होती है और पिघल जाती है और आपका जो पिन है वो नीचे गिर जाता है। हेयर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम द हॉट एंड ऑफ द स्ट्रिप टू द कोल्डर एंड। तो मतलब हीट ट्रांसफ़र कहाँ से होगी, हमेशा हॉट एंड से कोल्डर एंड की तरफ। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंडक्शन। अच्छे से लर्न कर लेना कि हीट ट्रांसफ़र जब होती है हॉटर पार्ट से कोल्डर की तरफ, उसे कंडक्शन बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस द पार्टिकल दैट गेट्स हीटेड passes the heat to its neighbor and so on। मैं आपको ऑलरेडी समझाया भी। However, the particle themselves do not move from their position। वो पार्टिकल मूव नहीं करते एक पोजीशन से दूसरी, वो सिर्फ हीट ट्रांसफ़र करते हैं। Material like metal that allow heat to pass through them easily are called good conductors of heat। So इस तरीके के मेटल जो कि अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं उन्हें गुड कंडक्टर्स बोलते हैं। Because metals are good conductor of heat, we use utensils made of metals for cooking। इसीलिए हम मेटल के बर्तन इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है, समझोगे अपने आप लिख लोगे। इन सॉलिड्स हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस मेनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो सॉलिड्स में हीट ट्रांसफ़र बेसिकली कैसे होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। और हमने अभी बड़ा कंडक्शन क्या होता है, हॉटर प्लेस से जब आपकी हीट जो है कोल्डर प्लेस की तरफ जाती है और ट्रांसफ़र होती है तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। इफ़ वी यूज़ अ स्ट्रिप मेड ऑफ मटीरियल लाइक वुड और ग्लास इन प्लेस ऑफ मेटल स्ट्रिप टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी द पिन्स विल नॉट फॉल। वो कह रहे हैं अगर आपने इसकी जगह वुड को यूज़ किया होता ना या किसी और मटेरियल को यूज़ किया होता तो ये पिन जो है वो नहीं गिरती। कैन यू थिंक द रीज़न फॉर दिस बेस्ड ऑन आवर लर्निंग फ्रॉम द चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो वुड है या कोई और मटेरियल होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो वो जल जाते। जैसे आप वुड को बर्न करते तो वो जलने लग जाती, राइट। और वो पूरी आपकी वैक्स को बाद में जब तक वो जलती उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, उसमें उसके पार्टिकल जो हैं नेबरिंग ऐसे करके हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते, वो सीधा जल जाते। Now materials such as glass and wood do not allow heat to pass through them easily and are poor conductor, जाकि insulators of heat। Clay and porcelain are also poor conductor of heat। That is why tea or coffee kept in such cups stay hot longer। So clay और porcelain जो होते हैं ये भी poor conductor होती हैं हीट के, ठीक है, ये भी कोई अच्छे कंडक्टर नहीं होते। इसीलिए जब हम चाय या कॉफ़ी इसके अंदर डालते हैं तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती हैं। Now list some materials around you and classify them as good and poor conductors। तो list some materials around you and classify them as good or poor conductors of heat। तो जैसे अब यहाँ पे स्टील दिया इन्होंने तो that is good conductor। wood is poor conductor। So अब ये पूछ रहे हैं does your list include air? If yes, then where you have placed it। तो अभी हमने और भी थोड़े materials की लिस्ट बनाई है, वो देखो। कॉपर भी गुड कंडक्टर है। प्लास्टिक इट इज़ पुअर कंडक्टर, क्योंकि आप जब भी प्लास्टिक को गर्म करेंगे तो वो जल जाता है। एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर। ग्लास पुअर कंडक्टर। आयरन कैसा है, गुड कंडक्टर। रबर पुअर कंडक्टर। सिल्वर गुड कंडक्टर एंड एयर इट इज़ पुअर कंडक्टर, इट इज़ इंसुलेटर। Now woolen fabric traps air in its pores and the air is poor conductor of heat। It reduces heat flow from our bodies to our surroundings। अब वो क्या बोल रहे हैं, जब हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं तो उसको पहन के हमें ठंडी क्यों नहीं लगती। सो जो वुलन फैब्रिक है वो अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेता है। वुलन फैब्रिक जो है उसके जो पोर्स होते हैं उसके अंदर वो एयर को ट्रैप कर लेता है। एयर कैसी है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो उससे क्या होता है, उससे हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जाती, ट्रांसफ़र नहीं होती, है ना। हीट फ्लो जो है वो कम हो जाता है। तो जब हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी तो हमारी बॉडी जितनी गर्म है उतनी गर्म रहेगी। तो हमारी बॉडी से जो हीट है वो सराउंडिंग्स में नहीं जाती और हमारी बॉडी गर्म रहती है वुलन कपड़े पहनने से। एज अ रिजल्ट वी फील वार्म। सिमिलरली एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ क्लोथिंग एक्ट एज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड कीप अस वार्म। सो जो चीज़ भी पुअर कंडक्टर है उसमें हीट जाएगी नहीं। जैसे हम बर्तन में वो सब्ज़ी बनाते हैं, उसके जो हैंडल होते हैं वो जैसे होते हैं बैकलाइट वगैरह के, वो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो गर्म नहीं होता ना, तो बर्तन की हीट
बर्तन के पास ही रहती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी की हीट हमारे पास ही रहती है। और जब हम 2-3 लेयर्स पहनते हैं उनके अंदर जो एयर ट्रैप हो जाती है तो वो इंसुलेटर की तरह काम करती है, वो हीट को बाहर नहीं जाने देती। The presence of air between the two thin blankets is the reason why we prefer them over one thick blanket to keep us warm. तो आपने देखा होगा सर्दियों में हम मम्मी कहती हैं कि बेटा 2 ब्लैंकेट ओढ़ लो पतले पतले, क्योंकि क्या होता है जब 2 ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो उसके बीच में एक एयर की लेयर बन जाती है, वो उस वार्मनेस, वो उस गर्माहट को बना के रखती है और आपकी हीट बाहर नहीं जाती। तो 2 ब्लैंकेट लेने से आपको ज़्यादा गर्माहट महसूस होती है। अगली बार आप अपनी मम्मी को रीज़न भी दे देना कि मम्मी ऐसा होता है, इसीलिए 2 ब्लैंकेट लेनी चाहिए। Is it possible to construct houses that are not affected much by outside heat or cold? Houses constructed in places with very hot or cold climate often use the concept of heat transfer to keep them cool or warm. तो वो बोल रहे हैं इस तरीके से आप अपने हाउसेस भी बिल्ड कर सकते हैं, ये वाली टेक्निक लगाकर, जिससे कि आपके हाउसेस भी वार्म रहें या फिर कोल्ड रहें। आपने देखा होगा ना, आपके पास बॉटल्स आती हैं आजकल जो कि इंसुलेटेड होती हैं, राइट। उसके अंदर से भी पानी अगर गर्म रहे तो गर्म रहता है, ठंडा है तो ठंडा रहता है, उसमें से भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है, अब हम चलते हैं फैसिनेटिंग फैक्ट्स। द अपर रीजन्स ऑफ द हिमालयाज सच एज मोरी ब्लॉक ऑफ उत्तरकाशी in Uttarakhand experience an extremely cold climate and heavy snowfall during winters. Houses here are often built to stay warm during winters, with walls made of 2 wooden layers filled with cow dung and mud between them. अब वो बोल रहे हैं हिमालयस पे हम सबको पता है बहुत ठंडी रहती है, वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है और वहाँ एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस होती है विंटर्स में, तो वैसे भी वहाँ ठंडा ही रहता है। तो वहाँ पे हाउसेस किस तरीके के बने होते हैं, वो बोल रहे हैं वहाँ पे हाउस जो होते हैं सबसे पहले वुड के बने होते हैं। अब समझ में वुड के क्यों बनते हैं, क्योंकि वुड जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अब तो अंदर जो हाउस की अगर गर्मी है तो वो गर्मी बाहर ट्रांसफ़र नहीं होगी और वहाँ का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहेगा। और दूसरी चीज़ वो और उसको वार्म बनाने के लिए क्या करते हैं, वो 2 वुड की लेयर्स के बीच में काव डंग डाल देते हैं, जो आपका गाय का गोबर होता है, और मड डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या है, वुड एंड मड सब दोनों क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। सो दे प्रिवेंट हीट लॉस एंड दे हेल्प इन कीपिंग द हाउसेज वार्म। तो इनकी वजह से हीट लॉस नहीं होता और हाउस आपका एकदम गर्मा गर्म रहता है। There are houses with outer walls that are constructed using hollow bricks that keep them warm in winters and cool in summers. So ऐसे हाउसेस भी होते हैं वहाँ पे जिनकी आउटर वॉल जो होती है, बाहर की जो दीवार होती है, उसको वो हॉलो ब्रिक से कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब ब्रिक जिसके अंदर कुछ नहीं होता, टू कीप देम वार्म इन विंटर्स एंड कूल इन समर्स। दिस हैपन्स, अब इससे क्या फ़ायदा होता है, जो ब्रिक होती है उसके अंदर अगर वो हॉलो होगी तो वो एयर ट्रैप कर लेगी, तो एयर ट्रैप कर लेगी। और वैसे भी ब्रिक जो है वो पुअर कंडक्टर है, एयर उसमें अंदर आ जाएगी तो और ज़्यादा इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगी और वहाँ की हीट जो है वो बाहर नहीं जा पाएगी। पेमा ड्रॉज पैडलर अटेंशन टू द राइजिंग स्मोक फ्रॉम बर्निंग फायरवुड अलॉन्ग विच दे वर सिटिंग। अब वो उसको बोलती है कि वो देखो वहाँ से स्मोक निकल रही है, तो पेमा ये जानना चाहती है कि ये स्मोक ऊपर की तरफ ही क्यों जा रही है, नीचे की तरफ क्यों नहीं जा रही। तो अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन। टू अंडरस्टैंड वाई स्मोक राइजेज लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। अब होता क्या है, जब आपकी कोई भी चीज़, जैसे आपने आग जलाई तो उसके आसपास की जो एयर है ना वो गर्म हो जाती है, फिर वो लाइट वेट की हो जाती है, जब वो लाइटर इन वेट हो जाएगी तो वो ऊपर की तरफ चली जाती है, इसीलिए आपकी स्मोक भी ऊपर जाती है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है इसको प्रूव करने के लिए। इन्होंने क्या लिया है, एक आपका टेक 2 आइडेंटिकल पेपर कप्स, इन्होंने 2 पेपर कप लिए हैं, हैंग कर दिया उनको थ्रेड की मदद से और उनके 2 एंड जो है उनको वुडन स्टिक पे बांध दिया है। ऐसा आप देख सकते हैं, 2 पेपर कप है, उनके ऊपर स्ट्रिंग्स धागे वागे से लटका के उसको एक वुडन स्टिक पे टांग दिया। अब क्या करना है, नाउ एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द कप सो दैट द स्टिक इज हॉरिजॉन्टल। स्टिक को आपको हॉरिजॉन्टली रखना है, जैसे लास्ट फिगर में हमने देखा, हॉरिजॉन्टल मतलब एकदम स्ट्रेट। अब एक बर्निंग कैंडल लो एंड प्लेस इट अंडर वन ऑफ द कप। एक कप के अंदर एक बर्निंग कैंडल जला दो। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द कप। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल नंबर 7.3। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखो ये आपका बाद का एक्सपेरिमेंट की फ़ोटो है, पहले तो सीधा था वो। अब आपने जब इसके नीचे कैंडल लगाई तो जो एयर थी उस कप के अराउंड वो क्या हुई, वो गर्म हो गई, उसकी वजह से वो
वजन में कम हो गई, लाइटर हो गई और वो एक्सपैंड हो गई, राइट, एक्सपैंड हुई और वो उसका वेट हो गया बिल्कुल कम, उसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जाने लगती है और जिसकी वजह से आपका कप भी ऊपर की तरफ चला गया। सो द कप प्लेस्ड अबव द बर्निंग कैंडल राइजेस अपवर्ड्स। ऐसा क्यों हुआ? द एयर इनसाइड द कप गेट्स हीटेड, एक्सपैंड्स, बिकम लाइटर एंड राइजेस अप, कॉजिंग द कप टू मूव। द अदर कप रिमेन इन इट्स पोजीशन ओनली। क्यों? क्योंकि उसके नीचे कोई कैंडल नहीं थी, उसके अंदर नॉर्मल एयर थी और वो ऊपर की तरफ नहीं गई। द एयर इनसाइड द कप इज नॉट हीटेड, सो इट रिमेन्स कूलर एंड हैवियर एंड डज नॉट राइज। क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। You observe that the cup under which the candle was placed rises up. Why is it so? The air around the candle flame heats up. As the air in the cup warms up, it expands and occupies more space. As a result, it becomes lighter and rises up. ये हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया पीछे। अब हम चलते हैं अलग दूसरे टॉपिक पे। You can experience the expansion of air on heating it by placing a partially inflated balloon and the sun. इन द सन। अब वो कह रहे हैं कि एयर एक्सपैंड करती है जब भी गर्म होती है। अब इस चीज़ को भी प्रूव करने के लिए उन्होंने एक बलून के साथ एक्सपेरिमेंट किया। क्या करना है आपको? आपको पार्शियली इन्फ्लेटेड बलून रख देना है सन के अंदर, सन के अंडर, मतलब जहाँ धूप हो वहाँ पे एक थोड़ा सा एक बलून लो, उसको थोड़ा सा फुलाओ और उसको बंद करके सन के अंदर रख दो जहाँ धूप आ रही हो। आफ्टर द एयर इन द बलून गेट हीटेड, इट एक्सपैंड्स एंड द बलून बिकम्स लार्जर। आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद आपका बलून जो है वो साइज में बड़ा हो जाएगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन एन इंसेंस स्टिक क्या होती है? आपकी अगरबत्ती इज बर्न्ड, स्मोक राइजेस अप। स्मोक इज द मिक्सचर ऑफ हॉट गैसेज एंड टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स दैट आर रिलीज्ड व्हेन समथिंग बर्न्स। एज इट इज वार्मर देन द सराउंडिंग एयर, इट राइजेस अप। तो वही वाला कंसेप्ट स्मोक राइज करती है इंसेंस स्टिक, आपकी अगरबत्ती पर भी वही वाला कंसेप्ट चलेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे वो कि स्मोक राइज क्यों होती है, तो आप यही वाला आंसर बताएंगे कि जब भी हम आग लगाते हैं किसी चीज़ पे तो अराउंड की जो उसके अराउंड एयर होती है वो गर्म हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है और वेट में हल्की हो जाती है, लाइट वेट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, राइज होने लगती है। तो अब आपको ये वाला कंसेप्ट भी पूरा क्लियर हो गया। लेट अस फाइंड आउट हाउ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम देखेंगे कि हीट ट्रांसफर लिक्विड्स में कैसा होता है। ठीक, क्या करना है आपको? दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर और एन एडल्ट। ठीक है, ना टेक 500 ml ऑफ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर एज शोन इन फिगर 7.5a। आपको एक 500 ml का बीकर लेना है, आधा उसको पानी से भर लेना है। With the help of a straw, place a grain of potassium permanganate at the center of the beaker base. पोटेशियम परमैंगनेट होता है क्रिस्टल टाइप, उसको आपको लेना है। ठीक है, स्ट्रॉ की हेल्प से उसको आपको सेंटर ऑफ द बीकर में रख देना। पोटेशियम परमैंगनेट पता है क्या होता है? उसे ना रेड कलर निकलता है। ठीक, नाउ प्लेस अ कैंडल राइट बिलो द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द बीकर। अब आपने बीकर के सेंटर में रख दिया पोटेशियम परमैंगनेट, उसके नीचे आपने आग जला दी। नाउ ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द कलर्ड स्ट्रीक इन द वाटर। अब देखो किस तरीके से वो जो आपने पोमैग्रेनेट का ग्रेन डाला है, पोटेशियम पोमैग्रेनेट, उसका कलर कैसे आता है। एज यू सप्लाई हीट द स्ट्रीक ऑफ कलर स्टार्ट मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन फ्रॉम द साइड्स। तो आप देखेंगे जब आप हीट करेंगे ना उसको, तो उस क्रिस्टल से जो कलर है वो पहले ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वो साइड्स की तरफ से नीचे आएगा। वाई डज द स्ट्रीक ऑफ कलर्ड वाटर गो अप इन द मिडल एंड देन कम डाउन फ्रॉम द साइड्स? तो ऐसा क्यों हुआ? तो वाटर क्या है? द वाटर एट द बॉटम ऑफ द बीकर गेट हीटेड अप एंड बिकम हॉट। आपने उसके नीचे कैंडल लगाई हुई है, तो जो बॉटम है, नीचे का तला है पानी का, वो गर्म हो गया। गर्म होते ही वो एक्सपैंड हो गया और लाइटर इन वेट हो गया और वो ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ आपको स्ट्रीक दिख रही है ना, और उसके बाद क्या हुआ, जो ऊपर का पानी है, साइड का पानी है, वो कंपैरेटिवली कूलर है, तो वो नीचे आ जाएगा टू रिप्लेस दिस वार्म वाटर। ठीक है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए आपको दिखता है कि पहले वो एक स्ट्रीक ऊपर जा रही है, उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ कलर फैल रहा है, और इस तरीके से ये पूरा सर्कुलर मोशन में ये चलता रहेगा आपका, जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। तो हमें लिक्विड्स में ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल के थ्रू, ये कलर के थ्रू हमें कन्वेक्शन करंट दिख रहा है कि इस तरीके से आपका
हीट ट्रांसफर हो रहा है और धीरे धीरे पूरा बीकर जो होगा आपका उसमें रेड कलर का लिक्विड आ जाएगा, क्योंकि पूरे बीकर के अंदर कन्वेक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर हो गई। ठीक, नाउ वी विल रीड फ्रॉम दिस लाइन, द वाटर एट द बॉटम ऑफ द बीकर गेट्स हीटेड अप एंड बिकम्स हॉट, इट एक्सपैंड्स, बिकम लाइटर एंड राइजेस. The water on the sides of the beaker is comparatively cooler and heavier and comes down to take the place of the rising water. Then this water gets heated and in turn also rises. So अगर आपसे कोई पूछेगा कि show an experiment to या do an experiment to show process of convection, तो आप कन्वेक्शन शो करने के लिए यही बीकर वाला एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे, जिसके अंदर आप पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल रखेंगे और फिर आप पूरा का पूरा ये पैराग्राफ एक्सप्लेन करके लिख देंगे. This cycle continues until the entire volume of water gets heated. जब तक पूरा पानी नहीं हीट हो जाता ये साइकिल चलती रहती है. ठीक, now in this case the entire volume of water gets heated through the actual movement of water particles. तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, जो वाटर हमारा हीट हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं. राइट, पूरा वॉल्यूम हीट हुआ है टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द वाटर पार्टिकल्स. लेकिन जब हम सॉलिड्स में कर रहे थे, आपने देखा था वो जब आपने वो एल्यूमिनियम की पिन वो लगाई थी, एल्यूमिनियम की स्ट्रिप, उसके अंदर पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे थे, वो हीट को ट्रांसफ़र कर रहे थे अपने नेबर्स को. उसको हमने कहा था वो कंडक्शन कर रहे हैं, वो कंडक्शन प्रोसेस है. लेकिन इसके अंदर पार्टिकल्स एक्चुअली मूव कर रहे हैं, तो दिस इज कन्वेक्शन. समझ में आया ना डिफरेंस? In this case, the entire volume of water gets heated through the actual movement of water particle. This process of heat transfer is known as convection. अगर आपसे कोई पूछेगा what is convection, तो आप बोलेंगे the heat transfer which takes place through the actual movement of water particles is called as convection. Now it is because of convection that we see the movement of colored streak inside the beaker. उसी की वजह से हमें वो colored streak दिखी, धीरे धीरे कैसे वो हीट होके जा रही थी. Thus, we can conclude that water, like air, gets heated up by the process of convection. Here, heat transfer takes place by the actual movement of the particle of liquids and gases from one place to another. ये देखो, ये आपका एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा कन्वेक्शन पे. ये डेफिनेशन आप लिखना. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ लिक्विड और गैस. When a fluid like air or water is heated, the particles gain energy and moves apart. एनर्जी लेके वो इधर उधर घूमने लगते हैं. द वार्मर या लाइटर फ्लूइड राइजेस, द कूलर या हैवियर फ्लूइड सिंक्स. दिस क्रिएट्स अ सर्कुलर फ्लो कॉल्ड अ कन्वेक्शन करंट विच हेल्प्स टू ट्रांसफर हीट. तो जो हमने ऊपर पढ़ा अभी वही इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको नोट की फॉर्म में दिया है. ठीक, अब हम पढ़ेंगे लैंड एंड सी ब्रीज. लैंड में और सी में कैसी हवाएं चलती हैं. So Palden shares his experience of visiting a beach in Kerala during winter vacation and says, during the day the sand or soil near the beach is hotter than the water in the sea. वो बोल रहा है कि मैं केरला जब गया था, वहाँ पे मैं समुद्र के किनारे गया, तो दिन के टाइम पे जो सैंड थी वहाँ पर बीच के पास वो गर्म थी. ठीक है, देन द वाटर इन द सी, जबकि वाटर वहाँ पे उसके कंपैरिजन में ठंडा था. However, at night the sand is cooler than the water. वो बोलते लेकिन रात को क्या हुआ, वो जो सैंड थी वो ठंडी थी, पानी से ज़्यादा ठंडी थी. अब however at night the sand or soil is cooler than water. Pema replies, yes, different objects get heated and cooled differently. तो वो बोलती है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग टाइम पे हीट होते हैं और अलग अलग टाइम पे ही ठंडे होते हैं. कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें होती हैं जो देर लगाती हैं गर्म होने में, लेकिन फिर काफ़ी देर तक गर्म रहती हैं और ठंडा होने में भी ज़्यादा टाइम लगाती हैं. ठीक, नाउ लेट अस चेक हाउ लैंड एंड वाटर गेट हीटेड एंड कूल्ड बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी. तो एक एक्टिविटी करते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि ये प्रोसीजर है क्या. दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट ऑन अ क्लियर सनी डे अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर या एडल्ट. एकदम सनी डे होना चाहिए, ब्राइट सन आना चाहिए, तब आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं. टेक 2 आइडेंटिकल बाउल्स एज शोन इन फिगर 7.6. फिल 1 बाउल हाफ वे विद द सॉइल एंड अदर बाउल हाफ वे विद द वाटर. सो 2 बाउल्स ले लो आप, एकदम सेम होने चाहिए. एक बाउल को आधा पानी से भर लो और आधे बाउल को आप सैंड से भर लो.
अब देखो ये फिगर आपको दिख रही है, इन्होंने एक ग्राउंड के अंदर 2 बाउल्स रख दिए हैं, एक में पानी भरा है, एक के अंदर सैंड सॉइल रखी है इन्होंने, और इन्होंने एक स्टैंड से थर्मामीटर को बांध दिया है। ठीक है, थर्मामीटर दिख रहा है ना आपको, दोनों बाउल्स में एक एक थर्मामीटर लगा दिया ताकि हमें टेम्परेचर पता लगता रहे, और इसको अंडर द सन जहाँ पे खूब धूप आ रही है वहाँ रख दिया। अब इससे हमें क्या पता चलेगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी पहले गर्म हो रहा है या फिर सॉइल पहले गर्म हो रही है। नाउ फिक्स अ लेबोरेटरी थर्मामीटर, थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, इन ईच बाउल एज शोन इन द फिगर। मेक श्योर दैट द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर आर इमर्स इन द सॉइल एंड वाटर एंड डू नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द बाउल्स। वो एकदम पानी और सॉइल को टच करें लेकिन बाउल को टच नहीं करें, उसकी वॉल्स को टच ना करें थर्मामीटर। प्लेस द सेटअप इन द सनलाइट, इस पूरे सेटअप को आप कहाँ लगाएंगे, सनलाइट के अंदर जहाँ पर प्रॉपर धूप आ रही हो। अब आपको क्या करना है, मेजर द टेम्परेचर ऑफ सॉइल एंड वाटर एवरी 5 मिनट्स एंड रिकॉर्ड द डेटा इन टेबल नंबर 7.4। अब हर 5 मिनट में आप उन दोनों का टेम्परेचर नापिए और यहाँ पर लिखो। देखो पहले वाले में आपको सॉइल का लिखना है, दूसरे में वाटर का लिखना है। तो अगर हम हर 5 मिनट में टेम्परेचर नापेंगे तो जो सॉइल का है वो शुरुआत में है 28 डिग्री सेल्सियस, वाटर भी 28। फिर अगले 5 मिनट्स में देखा हमने 33 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का क्या है 30 डिग्री। फिर सॉइल जो है 38। तो कहने का मतलब ये है कि सॉइल जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो रही है, जबकि पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। देख रहे हैं टेम्परेचर ऑफ वाटर लास्ट में क्या है। तो नाउ स्टडी द राइज इन टेम्परेचर ऑफ सॉइल एंड वाटर। तो हमने देखा सॉइल का टेम्परेचर ज़्यादा है वाटर से। डिड द टेम्परेचर राइज बाय द सेम अमाउंट फॉर बोथ द सॉइल एंड वाटर एट द सेम टाइम? नो। इफ़ नॉट देन विच वन गॉट हीटेड फास्टर? तो इन दोनों में हमारा सॉइल जो है वो फास्टर हीट कर रहा है। हाउ मच वॉज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉइल एंड द वाटर इन 20 मिनट्स? तो आप पीछे से कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि 20 मिनट्स में कितना राइज हुआ। ठीक, नाउ आफ्टर 20 मिनट्स यू विल फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ द सॉइल राइजेज मोर देन दैट ऑफ वाटर। तो आपने देखा कि टेम्परेचर ऑफ सॉइल जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ देन पानी। दिस इंडिकेट दैट द सॉइल हीट्स अप फास्टर देन वाटर। तो इससे क्लियरली पता लगता है कि सॉइल जो है वो फास्टर हीट करती है, ठीक है, जल्दी से गर्म हो जाती है। डज द सॉइल ऑल्सो कूल फास्टर देन वाटर? क्या सॉइल ठंडी भी जल्दी हो जाती है? ये देखते हैं हम। आफ्टर लेटिंग द सॉइल एंड वाटर गेट हीटेड ब्रिंग द सेटअप इनडोर एंड लेट इट कूल फॉर 20 मिनट्स। अब जब आपने ये सारा प्रोग्राम अपना 20 मिनट तक वहाँ सनलाइट में कर लिया, अब इन दोनों सामान को आप लेकर आ जाओ कमरे में, ठीक है, जहाँ पर ठंडक है। नाउ यू विल ऑब्जर्व दैट द सॉइल कूल्स फास्टर देन वाटर जस्ट एज इट गेट्स हीटेड फास्टर। तो सॉइल पानी से तेज़ी से ठंडी हो जाएगी, सॉइल जल्दी ठंडी हो जाएगी और जो आपका पानी है वो देर में ठंडा होगा। जैसे कि हीट हुई थी, सॉइल जल्दी हीट भी हो गई थी, जल्दी कूल भी हो गई। नाउ अब इससे वो क्या रिलेट करना चाह रहे हैं, पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना कॉज्ड बाय द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ सैंड एंड वाटर एट डिफरेंट रेट। तो अब जो लोग कोस्टल एरियाज पे रहते हैं ना, उनको एक अलग सा फिनोमिना दिखता है जब ये सैंड और वाटर हीट और कूल होते हैं। क्या दिखता है आओ देखते हैं। नाउ as the land gets heated faster than water during day, it causes warm air above the land to rise. This causes cooler air to move from the sea towards the land. This movement of cooler air from the sea to the land is called sea breeze. अब होता क्या है, आपको पता है कि सॉइल जो है वो जल्दी से हीट हो गई, ठीक है। अब दिन का टाइम है, सॉइल जल्दी से हीट हो गई तो उसके अराउंड जितनी भी एयर थी वो भी हीट हो गई, एक्सपैंड हो गई और लाइटर वेट कम हो गया उसका और वो ऊपर की तरफ चली गई। अब क्या हुआ, अब जो ठंडी ठंडी आपकी हवा आ रही है आपके उससे साथ में जो सी है ना, उससे जो ठंडी ठंडी उससे पानी आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो वो जो हवा आई उसने रिप्लेस कर दिया जो ऊपर गई हवा, गर्म हवा ऊपर गई, वो ठंडी हवा ने आके रिप्लेस कर दिया। तो इससे क्या हुआ, द मूवमेंट ऑफ द कूलर एयर फ्रॉम सी टू द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो इसी को हम सी ब्रीज बोलते हैं, जो सी से ठंडी हवा उस गर्म हवा की जगह आ जाती है लैंड के ऊपर, उसको हम सी ब्रीज बोलते हैं। इसलिए जब हम वहाँ चलते हैं तो हमको ठंडी ठंडी हवा मिलती है। हैंस इन हॉट प्लेसेस सी ब्रीज रिलीव्स पीपल फ्रॉम द हीट।
तो हॉट प्लेसेस जैसे है वहाँ पे, फिर भी हमें समुद्र के किनारे हम धूप में भी जाएं तो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से ठंडी ठंडी हवा समुद्र से हमारे पास आती है, क्योंकि समुद्र का पानी देर से गर्म होता है, वो ठंडा रहता है और वहाँ से ठंडी हवा आ जाती है। That is why windows of the houses in coastal areas are placed facing the sea. इसीलिए जितने भी कोस्टल एरियाज़ के पास आपके घर होते हैं उनकी जो विंडोज़ होती हैं ना वो सी फेसिंग, कहते हैं ना हमारा घर तो सी फेसिंग है, सी फेसिंग है तो वहाँ से जो ठंडी हवा है सीधा उनके घरों में आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये पार्ट 1 ख़त्म होता है। चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको हाफ चैप्टर बताया, सेकंड पार्ट में मैं आपको बाकी का चैप्टर समझाऊंगी और उसके थर्ड पार्ट में हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो ये सिर्फ क्लास 7 स्टूडेंट्स के लिए बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कर लो। मैं पूरा साइंस का सिलेबस कराने वाली हूँ थोड़े दिन में, और SST का भी करा रही हूँ और हिंदी भी करा रही हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। और सारे बच्चे सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करना, क्योंकि नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसी के साथ टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।